नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, कुछ स्वास्थ्य कारणों से इधर काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब दोबारा हाँ, मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है और अब लगातार नए वीडियो आते रहेंगे। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के ऊपर एक वीडियो बनाए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति पर। लेकिन इसके पहले आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। इंग्लैंड में 1485 ईस्वी से ही निरंकुशता का विकास दिखाई पड़ने लगा था और 1603 ईस्वी में अंतिम ट्यूडर महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु तक यह काफ़ी कुछ हद तक इंग्लैंड में जम चुकी थी। यानी कि निरंकुश शासन का बोलबाला हो चुका था काफ़ी हद तक वहाँ पे ट्यूडर शासन काल में। तो ट्यूडर शासक 1485 ईस्वी से लेकर के 1603 ईस्वी तक यद्यपि बहुत ही निरंकुशता पूर्वक उन्होंने शासन किया, किंतु पार्लियामेंट को या संसद को, जिसके कि दो सदन होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको काफ़ी अधिकार मिले हुए थे। कहने का मतलब ये है कि यद्यपि शासक निरंकुश थे, लेकिन जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट के दोनों सदनों को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स को भी काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। 1215 ईस्वी से ही मैग्ना कार्टा पास हो चुका था, जबकि तत्कालीन राजा जॉन को, जो सामंत थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये मानने के लिए विवश कर दिया था कि बिना काउंसिल के अनुमोदन के कोई भी असाधारण कर जो शासक है वो नहीं लगाएगा, और किसी को न्याय न तो बेचा जाएगा और न ही किसी को न्याय देने से इनकार किया जाएगा, और न ही न्याय देने में देरी की जाएगी। तो ये बातें मैग्ना कार्टा साइन कराते समय कही गई थी, ये उसकी शर्तें थी। तो यद्यपि ये बातें व्यवहार में कभी पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकी, किंतु राजा के ऊपर नियंत्रण लगाने का ये एक दृष्टांत अवश्य सिद्ध हुआ। मैग्ना कार्टा का दूसरा महत्व इस बात में है कि इसने लोगों को सदैव यह ख्याल करवाया कि कभी सामंत लोग जो थे वो निरंकुश शासक के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए कभी उन्होंने विद्रोह भी किया था। तो 1215 ईस्वी के बाद भी आ, ये मैग्ना कार्टा को कई बार पुष्ट किया गया। ट्यूडर शासकों के समय तक द्विसदनीय पार्लियामेंट को बहुत अधिकार प्राप्त थे। बिना पार्लियामेंट की अनुमति के राजा कोई भी नया कर नहीं लगा सकता था। तो इस प्रकार के वित्तीय अधिकारों से पार्लियामेंट बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी, सिद्धांत रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन व्यवहार रूप में ट्यूडर शासकों ने बजाय पार्लियामेंट के सामने झुकने के, उसे मिलाकर काम करने की नीति अपनाई, और निरंकुश शासन करते हुए भी जो ट्यूडर शासक थे, वे लोग पार्लियामेंट से संघर्ष को बचाने का प्रयास करते थे। वे अपने लिए कोई राजस्व का दैवी सिद्धांत घोषित नहीं करते थे, बल्कि पार्लियामेंट की प्रशंसा करके, पार्लियामेंट को घूस दे करके, पार्लियामेंट पे दबाव डाल करके वो पार्लियामेंट को अपने कब्जे में किए रहे। और तो इस तरह से जो है उन्होंने पार्लियामेंट के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, संघर्ष को हमेशा बचाया। तो पार्लियामेंट की प्रमुख शक्ति आर्थिक अधिकारों से थी, किंतु ट्यूडरों ने कम खर्च, कर वसूली, धार्मिक संपत्ति की जब्ती आदि के माध्यम से अपने लिए वांछित धन जुटाया। और यही कारण है कि पार्लियामेंट की कृपा प्राप्त करने की उन्हें कोई आवश्यकता
नहीं पड़ी और वो पार्लियामेंट को नियमित रूप से बुलाते भी नहीं थे। मित्रों, 1603 ईस्वी में जब अंतिम ट्यूडर शासिका महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स प्रथम बैठा और स्टुअर्ट वंश, एक नए राजवंश की स्थापना उसने की जिसे बोलते हैं स्टुअर्ट वंश। तो इस तरह से स्टुअर्ट वंश की स्थापना जेम्स प्रथम के समय से हुई। जेम्स प्रथम के गद्दी पर बैठने से इंग्लैंड की राजनीति में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। जेम्स प्रथम ट्यूडरों के समान निरंकुश नहीं था, किंतु हम ये कह सकते हैं कि निरंकुशता के क्षेत्र में वो ट्यूडरों से भी एक कदम आगे बढ़ गया। उसने राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इससे पार्लियामेंट स्वाभाविक रूप से चिंतित हो उठी। पार्लियामेंट ने ट्यूडरों के शासन में राजा की निरंकुशता इसलिए बर्दाश्त की थी क्योंकि उस समय देश गंभीर खतरे में था, किंतु अब वह खतरा टल चुका था। अब वैसी स्थिति नहीं रह गई थी, इसलिए पार्लियामेंट अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गई। जबकि दूसरी ओर स्टुअर्ट वंशीय शासकों ने इस वस्तु स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ही निरंकुशता में निरंतर वृद्धि करने का प्रयास किया। परिणामतः राजा और पार्लियामेंट के बीच अधिकारों को लेकर के एक संघर्ष का सूत्रपात हुआ और जिसका कि दौर हम कह सकते हैं, इस संघर्ष का दौर जो है वो करीब 85 वर्ष तक चला और यह 1688 ईस्वी में समाप्त हुआ, जबकि राजा की निरंकुशता ध्वस्त हो गई और पार्लियामेंट अधिक शक्तिमान हो गई। मित्रों, निरंकुशता के युग की जगह संवैधानिकता का युग आ गया और तो हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष का प्रारंभ जेम्स प्रथम के समय से हुआ और जिसने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अपनाया। तो मित्रों, और भी उसने तमाम ऐसे काम किए जेम्स प्रथम ने जिससे कि पार्लियामेंट नाराज हो गई और तो निश्चित रूप से जब पार्लियामेंट नाराज हो जाएगी तो फिर दोनों के बीच में यानी पार्लियामेंट और शासक के बीच में जो झगड़ा था वो झगड़ा बढ़ता चला गया। पार्लियामेंट के द्वारा जो कर अनुमोदित नहीं थे उसे भी वसूला गया और पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया। स्वतंत्र व्यापार को हानि पहुंचाई गई। विदेश नीति के क्षेत्र में भी विवेक शून्यता दर्शाई गई। जहां पहले स्पेन के व्यावसायिक साम्राज्य से इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा थी, वहीं अब जेम्स स्पेन के साथ शांति की नीति अपना रहा था। इससे राष्ट्र की भावनाओं का समादर नहीं हुआ। धार्मिक मसले भी थे। जिस प्रकार एंग्लिकन चर्च का स्वरूप था वो बहुत से कट्टर प्रोटेस्टेंटों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके अनुसार एंग्लिकन चर्च में अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि रोमन चर्च से मिलती जुलती थी। परिणामतः ये लोग उन बातों को दूर करना चाहते थे, उन कमियों को दूर करना चाहते थे और एंग्लिकन चर्च को उन दोषों से शुद्ध करना चाहते थे। तो ऐसे ही लोगों को, ये लोग जो शुद्ध करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों को प्योरिटन कहा जाता था। तो एक और प्योरिटनों का यह रुख था, वहीं दूसरी ओर जेम्स प्योरिटनों से घृणा करता था। कैथोलिकों के प्रति उसकी सहानुभूति थी। 1605 ईस्वी में कैथोलिकों ने पार्लियामेंट भवन को, जबकि उसमें सभी लोग मौजूद थे, बारूद से उड़ा देने की योजना बनाई और इस प्रकार सत्ता अपने हाथ में लेने की योजना बनाई। किंतु इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया और षड्यंत्रकारियों को कड़े दंड दिए गए। किंतु
जेम्स चूंकि कैथोलिकों के प्रति सहानुभूति रखता था, इसलिए पार्लियामेंट उससे नाराज हो गई। दूसरी तरफ जेम्स पार्लियामेंट की बिना कोई चिंता किए शासन करने लगा। 1611 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक उसने बिना पार्लियामेंट के ही शासन किया। इसके पहले कोई बड़ा नुकसान उसके शासन में आता, 1625 ईस्वी में जेम्स की मृत्यु हो गई, जेम्स प्रथम की। तो जेम्स प्रथम के बाद चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। उसके समय यह संघर्ष और बढ़ गया। चार्ल्स प्रथम भी एक निरंकुश शासक था, यद्यपि उसने अपने पिता की विदेश नीति को बदलकर स्पेन एवं फ्रांस के विरुद्ध सेनाएं भेजी, किंतु उसे पराजय ही मिली और यह पराजय चार्ल्स की श्रीहीनता का प्रमुख कारण बन गई। चार्ल्स की आ, धन की लालसा के लिए पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट ही कर लगा सकती थी। किंतु पार्लियामेंट के द्वारा प्रस्तुत एक अधिकार पत्र उसे स्वीकार करना पड़ा। यह अधिकार पत्र 1628 में प्रस्तुत किया गया था, जिसके द्वारा यह स्वीकृत हुआ कि पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। कारण आप कह सकते हैं कि न्यायालय के निर्णय के बिना किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता था और नागरिकों की स्वीकृति के बिना उनके घरों में सैनिक नहीं ठहराए जा सकते थे। तो यह अधिकार पत्र इंग्लैंड के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चार्ल्स ने शीघ्र ही पार्लियामेंट को भंग कर दिया। राजा का राजनीतिक मामलों में स्ट्रैफर्ड और धार्मिक मामलों में लॉर्ड परामर्शदाता होता था। 1640 ईस्वी में चार्ल्स धन के लिए पार्लियामेंट को पुनः बुलाने के लिए बाध्य हुआ। तो इस पार्लियामेंट ने स्ट्रैफर्ड एवं लॉर्ड को भी फांसी दे दी तथा राजा द्वारा पार्लियामेंट को भंग किए जाने का नियम समाप्त कर दिया। राजा ने 5 विरोधी नेताओं को हाउस ऑफ कॉमन्स से गिरफ्तार करना चाहा, किंतु राजा का ये प्रयास जो था वो निष्फल हुआ और दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्थात राजा तथा पार्लियामेंट के गुट के बीच सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस प्रकार 1642 ईस्वी में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। पार्लियामेंट्री सेना का नायक क्रॉमवेल था, जिसकी वीरता के कारण 1649 ईस्वी में यह युद्ध राजा की पराजय और पार्लियामेंट्री सेना की विजय के साथ समाप्त हुआ। 1649 ईस्वी की जनवरी में राजा को फांसी की सजा दे दी गई। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को समाप्त कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स का गणतंत्रीय शासन प्रारंभ हुआ। इससे कॉमनवेल्थ या इसे कॉमनवेल्थ शासन भी कहते हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इसके खिलाफ विद्रोह हुआ, किंतु क्रॉमवेल ने विद्रोह को दबाकर प्रजातंत्र की रक्षा की। तो इस प्रजातंत्र का स्वरूप बहुत ही शीघ्र ही क्रॉमवेल ने बदल दिया। 1653 ईस्वी में उसने पार्लियामेंट को भंग कर दिया और एक नवीन व्यवस्था की योजना तैयार की। क्रॉमवेल आजीवन लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया और पहले तो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन बुलाया, किंतु 1655 ईस्वी में उनके सदस्यों को क्रॉमवेल ने बर्खास्त कर दिया और निरंकुशता पूर्वक शासन करने लगा। स्टुअर्ट शासकों से भी निरंकुशता में हम कह सकते हैं कि वो आगे निकल गया, किंतु 1658 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी समस्त व्यवस्था धराशायी होने लगी। उसका पुत्र रिचर्ड उसका उत्तराधिकारी बना, किंतु उसमें इस व्यवस्था के संचालन की योग्यता का अभाव था और शीघ्र ही उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया मई 1659 ईस्वी में। तो इंग्लैंड के बहुतायत लोग क्रॉमवेल की निरंकुशता से तंग आ चुके थे और पार्लियामेंट तथा सेना दोनों ही शासन करने में असफल सिद्ध हुए थे। रिचर्ड के समय में स्थिति और भी बिगड़ गई। अतः
जनरल मॉन्क के सुझाव पर यह निश्चित किया गया कि पार्लियामेंट की देश के शासन विधान के निर्णय में प्रमुख भूमिका होगी, यानी पार्लियामेंट ही देश के शासन विधान का निर्णय करेगी। 1660 ईस्वी में नई पार्लियामेंट बुलाई गई और उसने चार्ल्स प्रथम के पुत्र को गद्दी पर बिठाया, जो कि चार्ल्स द्वितीय के नाम से जाना गया, और जिसने 1660 से 1685 तक राजा का पद धारण किया। तो इस प्रकार स्टुअर्ट वंश का शासन पुनः स्थापित हो गया, किंतु स्टुअर्ट वंश की नीतियों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, मतलब उस रूप में जिस रूप में कि पार्लियामेंट देखना चाहती थी। चार्ल्स द्वितीय की नीतियों ने राजा एवं पार्लियामेंट के झगड़ों को फिर से प्रारंभ कर दिया और 1688 ईस्वी में जो क्रांति हुई उसकी पृष्ठभूमि अब तैयार होने लगी। चार्ल्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था और फ्रांस के लुई 14 की मदद से अपनी निरंकुशता को पुनः लागू करना चाहता था। यद्यपि अपने पिता को दी गई फांसी को याद करके जब वह जरूरी समझता था तब पार्लियामेंट के सामने झुक जाता था, फिर भी उसने पार्लियामेंट को नाराज कर दिया और कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान किए जाने के लिए उसने एक घोषणा की, किंतु उसका इतना उग्र विरोध हुआ कि उसे यह घोषणा वापस लेनी पड़ी। पार्लियामेंट ने राजा की कैथोलिक समर्थक नीति से सशंकित होकर एक टेस्ट एक्ट पास किया, जिसके अनुसार सभी गैर एंग्लिकनों को सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया। पार्लियामेंट ने उसके भाई जेम्स को उत्तराधिकार से इसलिए वंचित करना चाहा कि वह एक रोमन कैथोलिक था, किंतु इस संबंध का विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास नहीं किया। चार्ल्स की वैदेशिक नीति भी फ्रांसीसियों के प्रभाव में थी, इसलिए वह और भी अलोकप्रिय हो गया था इंग्लैंड में। तो 1685 ईस्वी में उसके भाई जेम्स के गद्दी पर बैठने पर भी इसी तरह की नीतियां राजा द्वारा अपनाई जाती रहीं। वह एक कट्टर रोमन कैथोलिक था एवं दैवी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक था। उसने एक एक करके पार्लियामेंट द्वारा कैथोलिकों पर लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। जेम्स ने तो सरकारी सेवाओं में रोमन कैथोलिकों की नियुक्ति करके टेस्ट एक्ट की अवहेलना की गई। कैथोलिकों के साथ दंडनीय व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया एवं पार्लियामेंट को डराने के लिए उसने एक अस्थायी सेना भी तैयार कर ली। तो जेम्स के इन कार्यों से जनसाधारण में असंतोष व्याप्त हो गया, किंतु वे चुपचाप इसके अंत की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उसके बाद उसकी पुत्री मेरी सिंहासन की उत्तराधिकारिणी थी, जो कि प्रोटेस्टेंट राजा हॉलैंड के विलियम से विवाहित थी। तो मेरी जो थी प्रोटेस्टेंट थी, किंतु उस समय उसकी आशाओं पर तुषारपात हो गया जब जेम्स के एक पुत्र पैदा हो गया, और अब यह स्पष्ट हो गया कि जेम्स की मृत्यु के बाद भी कैथोलिक ही यहाँ की गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि जेम्स कैथोलिक था और उसका पुत्र भी कैथोलिक ही होगा, निश्चित था ये। तो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब पार्लियामेंट ने सक्रिय नीति अपनाई। उसने विलियम को इंग्लैंड का राजा होने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उससे यह आशा की जा सकती थी कि वह पार्लियामेंट के अधिकारों को प्रोटेस्टेंट धर्म की पार्लियामेंट के अधिकारों और प्रोटेस्टेंट धर्म की रक्षा करेगा। नवंबर 1688 ईस्वी में वह इंग्लैंड आ गया। जेम्स का सभी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए वह फ्रांस भाग गया। इधर विलियम का सभी वर्ग ने समर्थन किया। विलियम और मेरी को इंग्लैंड का संयुक्त राजा घोषित कर दिया गया और पार्लियामेंट ने अपने तमाम अधिकार प्राप्त कर लिया और राजा का अधिकार सीमित कर दिया। तो इस आशय का एक अधिकार पत्र पार्लियामेंट ने पास करा लिया राजा के अधिकार को सीमित करने के लिए। तो इस प्रकार इंग्लैंड में राजा एवं पार्लियामेंट के बीच झगड़ों का अंत हो गया।
राजा के दैवीय अधिकार और निरंकुशता का समापन हो गया, पार्लियामेंट की जीत हो गई और संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। तो आने वाले दिनों में राजा के प्रभुत्व की जगह पार्लियामेंट का अर्थात जनता के प्रतिनिधियों का प्राधान्य हो गया। यही है 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति। इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और दूसरी ओर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाकर ही नहीं समाप्त हो गई। 1689 ईस्वी के पूरे साल भर पार्लियामेंट ने अंग्रेज जनता के अधिकारों तथा अपने अधिकारों की राजकीय निरंकुशता से रक्षा के लिए कई कानून पास किए। 16 दिसंबर 1689 1689 को बिल ऑफ राइट्स ने कानून का रूप धारण कर लिया। इसके द्वारा राजा के स्वेच्छाकारी शासन का जो स्वेच्छाचारी शासन था राजा का, उसका अंत हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई। पार्लियामेंट की स्वीकृति के बिना राजा को कर लगाने का अधिकार नहीं रहा। बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के वह स्थायी सेना भी नहीं रख सकता था। कानूनों के रद्द करने के राजा के अधिकार का अंत कर दिया गया एवं राजा को भी कानून के अधीन स्वीकार किया गया। रोमन कैथोलिकों को राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। गौरवमयी क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसने राजा के ऊपर पार्लियामेंट की विजय द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया और अब कोई भी राजा इंग्लैंड में पार्लियामेंट की अवज्ञा नहीं कर सकता था। राजस्व के दैवी सिद्धांत को भी गहरा धक्का पहुंचा। इंग्लैंड के बाहर भी सर्वत्र राजसी निरंकुशता को रोकने के लिए इस क्रांति ने प्रेरणा दी। इस क्रांति ने यूरोप में फ्रांसीसी आधिपत्य से बचा लिया, क्योंकि यूरोप को फ्रांसीसी आधिपत्य से बचा लिया क्योंकि अब इंग्लैंड फ्रांस का गहरा शत्रु बन गया। विलियम के राजा होने के कारण अब इंग्लैंड ने फ्रांस की आक्रामकता को रोका और इस प्रकार यूरोप को फ्रांसीसी तानाशाही से बचा लिया। तो गौरवमयी क्रांति ने सर्वत्र निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा दी और 1776 ईस्वी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम तथा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के लिए भी ये एक दृष्टांत के रूप में और एक प्रेरणादायी घटना के रूप में सिद्ध हुआ। फ्रांस ने 1789 ईस्वी में जो अधिकारों की घोषणा की उसमें इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स के तमाम सिद्धांतों को समाहित किया गया। अमेरिका के संवैधानिक संशोधनों में भी इसके कुछ सिद्धांत समाहित किए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति जो थी उसने न केवल इंग्लैंड को बल्कि इंग्लैंड के अलावा भी काफ़ी देशों को प्रभावित किया जहां क्रांतियां हुई और जहां बदलाव आए, चेंजेज आए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अलावा आपको और भी जिस विषय पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने कमेंट अवश्य दें जिससे कि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे और साथ ही साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से नई वीडियो बना के डालता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।